चलिए आइए। है आवाज बढ़ाओ, ए लड़का, ए आवाज बढ़ाओ। आवाज काहे कम करके रखता है? क्या हाल चाल है? ठीक है। कल टेस्ट हुआ था, टेस्ट दिए थे, सब चीज में यस ही है। टेस्ट में बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ पढ़ने में पार्टिसिपेट करना है, टेस्ट नहीं देना है, एग्जाम नहीं देने जाना है, समझे? आइए, क्या पढ़ रहे हैं? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। लास्ट क्लास में इस चैप्टर को शुरू किए थे और जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, इस आंदोलन की शुरुआत बंगाल प्रेसिडेंसी से हुई है और बंगाल प्रेसिडेंसी से इस आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। राजा राम मोहन राय को इतिहास में याद करने के पीछे कई सारे कारण है, लेकिन उसमें जो एक प्रमुख कारण है, वह प्रमुख कारण यह है कि उनके प्रयास से भारत से जो सती प्रथा का अंत हुआ है, उनके प्रयास से भारत से जो सती प्रथा का अंत हुआ है, यह भारतीय समाज को उनकी एक बहुत बड़ी देन मानी जाती है। इसके अलावे राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में फैली कुप्रथाओं को लेकर भी लोगों का ध्यान आकृष्ट करवाया और बहुदेववाद के जगह एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया और राजा राम मोहन राय लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना भी किए। तो ये सब बात पिछले सेशन में हम आपको बता चुके हैं। ये सभी प्रकार की बातें अगर देखी जाए तो ये सभी प्रकार की बातें जो है पिछले सेशन में हम आपको बता चुके हैं। बस आज के सेशन में उन चीजों का हम आपको रिवीजन करवाए हैं और अब हम लोग जो हैं इन चीजों को आगे देखेंगे। राजा राम मोहन राय के विषय में जो हम लोग जान रहे थे, राजा राम मोहन राय के विषय में आगे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय अपने समय के सबसे बड़े बुद्धिजीवियों में से एक थे और उनके समकालीन मुगल बादशाह, राजा राम मोहन राय के समकालीन जो मुगल बादशाह थे, उनका नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय। और जो राजा राम मोहन राय का जीवन काल है, राजा राम मोहन राय का
जो जीवन काल है वह है 1772 से 1833। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जो जीवन काल है, उनका जीवन काल अगर देखा जाए तो उनका जीवन काल है आपको 1772 से 1833। 1772 से 1833 उनका जीवन काल है। इसका मतलब यह है कि राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ और इनका निधन 1833 में हुआ। इनका जन्म 1772 और मृत्यु 1833। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। इनके पिता रामाकांत राय और माता तारिणी देवी थी। इनके पिता रामाकांत राय और माता तारिणी देवी थी। और राजा राम मोहन राय के विषय में कहा जाता है, जब इन्होंने समाचार पत्रों में लेख लिखना शुरू किया और हिंदू धर्म में फैली कुप्रथाओं की आलोचना करना शुरू किया, तो राजा राम मोहन राय का अपने पिता रामाकांत राय के साथ विवाद खड़ा हो गया। और जब पिता पुत्र में विवाद खड़ा हो गया, तत्पश्चात राजा राम मोहन राय अपने घर को छोड़ दिए और कुछ समय के लिए राजा राम मोहन राय अंग्रेजों के अधीन नौकरी भी किए हैं। अंग्रेजों के अधीन नौकरी भी किए हैं। और राजा राम मोहन राय जॉन डिग्बी नामक अंग्रेज, जॉन डिग्बी, अंग्रेज का नाम था जॉन डिग्बी। राजा राम मोहन राय जॉन डिग्बी नामक अंग्रेज के दीवान के तौर पर, जॉन डिग्बी नामक अंग्रेज के दीवान के तौर पर राजा राम मोहन राय ने जो है आपको कार्य किया है। और इन्हीं के समकालीन थे मुगल बादशाह अकबर द्वितीय। और जो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय है, बादशाह के तौर पर जो उनका कालखंड है 1806 से 1837। बादशाह के तौर पर अकबर द्वितीय का जो कालखंड है 1806 से 1837। अकबर द्वितीय जब बादशाह के पद पर थे, अंग्रेजों ने उनका पेंशन बंद कर दिया। अंग्रेजों ने उनका पेंशन बंद कर दिया और अंग्रेजों ने जो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय का पेंशन बंद कर दिया। अकबर द्वितीय के पेंशन की पैरवी को लेकर ही राजा राम मोहन राय लंदन गए थे। राजा राम मोहन राय लंदन गए थे और जब अकबर द्वितीय की पेंशन की पैरवी को लेकर के राजा राम मोहन राय लंदन जाने वाले थे, तो लंदन जाने से पहले ही राजा राम मोहन राय को मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी। ऐसे उनका नाम हुआ करता था राम मोहन राय। राम मोहन राय, राम मोहन राय। लेकिन जब अकबर द्वितीय की पेंशन की पैरवी को लेकर के राम मोहन राय लंदन जा रहे थे, तब उन्हें राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा जो है आपको दी गई और फिर वे राजा राम मोहन राय कहलाए और राजा राम मोहन राय के नाम से ही वे लंदन गए। और जब वे लंदन गए, लंदन प्रवास के दौरान ही सितंबर 1833 ईस्वी में, लंदन प्रवास के दौरान ही सितंबर 1833 ईस्वी में, सितंबर 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में निधन हो गया। लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में निधन हो गया। मतलब राजा राम मोहन राय एक ऐसे राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज सुधारक हुए। राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज सुधारक हुए। राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज सुधारक हुए जिनका निधन भारत से बाहर लंदन में हुआ है। और जब इनका निधन हो गया, तो इनका निधन होने के बाद राजा राम मोहन राय का जो प्रमुख संगठन ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज का नेतृत्व कुछ समय के लिए रामचंद्र विद्या बागीश ने संभाला और फिर बाद में जाकर ब्रह्म समाज का नेतृत्व
देवेंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला, देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। यूं तो राजा राम मोहन राय के द्वारा कई सारे संगठनों की स्थापना की गई थी, लेकिन उन सभी संगठनों में अगर देखा जाए तो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन था वह था आपको ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित जो सबसे बड़ा संगठन था वह था आपको ब्रह्म समाज, वह था आपको ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। तो राजा राम मोहन राय के निधन होने के बाद भी ब्रह्म समाज आपको लंबे समय तक अस्तित्व में रहा, ब्रह्म समाज लंबे समय तक जो है आपको अस्तित्व में रहा। तो आगे ब्रह्म समाज जो लंबे समय तक अस्तित्व में रहा है उस चीज को हम लोग यहां पर समझते हैं। देखिए, जैसे एक होता है अस्थाई अध्यक्ष और एक होता है कार्यकारी अध्यक्ष। कार्यकारी अध्यक्ष मतलब अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए। अस्थाई मतलब एकदम एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए, एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए। तो राजा राम मोहन राय के निधन के बाद अल्प समय के लिए जो है आपको रामचंद्र विद्याबागिस्ट ने ब्रह्म समाज के नेतृत्व को संभाला, लेकिन आगे लंबे समय तक ब्रह्म समाज के नेतृत्व को संभालने का काम किया था देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेतृत्व को संभाला। ब्रह्म समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम देवेंद्रनाथ टैगोर कर रहे थे, देवेंद्रनाथ टैगोर कर रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि ब्रह्म समाज की विचारधारा क्या थी? तो ब्रह्म समाज की विचारधारा थी एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना, बाल विवाह को लेकर लोगों को जागरूक करना, शिक्षा सभी को मिलना चाहिए, सती प्रथा का अंत कर दिया गया है, इसका पालन लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। यही सब ब्रह्म समाज की विचारधारा थी। ब्रह्म समाज की विचारधारा को लगातार आगे बढ़ाने का काम, ब्रह्म समाज की विचारधारा को लगातार आगे बढ़ाने का काम देवेंद्रनाथ टैगोर कर रहे थे। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन को शामिल किया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन को शामिल किया और केशव चंद्र सेन को आचार्य की उपाधि भी देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया, देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया। धीरे धीरे ब्रह्म समाज बंगाल से निकलकर भारत के अन्य क्षेत्रों में फैलना प्रारंभ किया। लेकिन ब्रह्म समाज जब बंगाल से निकलकर भारत के अन्य क्षेत्रों में फैलना प्रारंभ किया तब देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच मतभेद होना शुरू हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच मतभेद होना शुरू हो गया। मतभेद दोनों के बीच इसलिए होना शुरू हुआ क्योंकि जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे वो पुरानी सोच के थे और वे ब्रह्म समाज की विचारधारा और ब्रह्म समाज को बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। लेकिन केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को पूरे भारतवर्ष में फैलाना चाहता था। पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि ब्रह्म समाज की विचारधारा को वैश्विक स्तर पर फैलाना चाहता था केशव चंद्र सेन, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर इसको सीमित रखना चाहता था। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज को सीमित रखना चाहता था और केशव चंद्र सेन इसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करना चाहता था। इसी को लेकर दोनों के बीच मतभेद हो गया। और जब दोनों के बीच मतभेद हुआ तो जब दोनों के बीच मतभेद हुआ तो इस मतभेद को लेकर ही ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ। इस मतभेद को लेकर ही ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ और ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन 1866 ईस्वी में हुआ। ब्रह्म समाज की अगर हम लोग बात करें तो ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन हुआ 1866 में। और ब्रह्म समाज में जब पहली बार विभाजन हुआ तो दो ब्रह्म समाज बना। ब्रह्म समाज में जब पहली बार विभाजन 1866 ईस्वी में हुआ तो दो ब्रह्म समाज बना।
एक बना आपको भारतीय ब्रह्म समाज, एक बना आपको भारतीय ब्रह्म समाज, और दूसरा की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा बना आदि ब्रह्म समाज, दूसरा बना आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, जिसमें भारतीय ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता केशव चंद्र सेन हुए। भारतीय ब्रह्म समाज के नेतृत्व करता हुए केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज के नेतृत्व करता हुए केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज के नेतृत्व करता हुए, और आदि ब्रह्म समाज के नेतृत्व करता हुए देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर तो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे ही, ब्रह्म समाज के साथ साथ इन्होंने अपना भी एक संगठन स्थापित कर रखा था, जिसके माध्यम से भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को लेकर लोगों का ध्यान ये आकृष्ट करवाया करते थे। इनके संगठन का नाम था तत्वबोधिनी सभा। देवेंद्रनाथ टैगोर के संगठन का नाम था तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर के संगठन का नाम था तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा। और जो तत्वबोधिनी सभा है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में, 1839 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और तत्वबोधिनी सभा को लोकप्रिय बनाने को लेकर देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी नामक पत्रिका भी निकाला, तत्वबोधिनी नामक पत्रिका भी निकाला। इसके बाद आगे चलकर दोबारा ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ और दोबारा भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ। देखिए हुआ क्या था, ब्रह्म समाज बाल विवाह प्रथा को लेकर भी लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम कर रहा था। ब्रह्म समाज बाल विवाह प्रथा को लेकर भी लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम कर रहा था। बाल विवाह प्रथा को लेकर भी लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम कर रहा था ब्रह्म समाज के लोग। तो भारतीय ब्रह्म समाज के जो नेतृत्वकर्ता थे, जिनका नाम था केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही भारत में पहली बार लड़की और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने को लेकर अंग्रेजों द्वारा एक कानून पारित किया गया 1872 ईस्वी में, जिसे नेटिव मैरिज एक्ट कहते हैं, जिसे नेटिव मैरिज एक्ट कहते हैं। तो विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने को लेकर, विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने को लेकर केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट आया था। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट आया था। देखिए समझिएगा, भारतीय समाज में सती प्रथा ही बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। भारतीय समाज में सती प्रथा के साथ साथ और भी कई सारी समस्याएं थी, और भारतीय समाज में सती प्रथा के साथ साथ जो और भी कई सारी समस्याएं थी, उन समस्याओं में एक आपको बाल विवाह प्रथा भी था। बाल विवाह प्रथा का मतलब है कम उम्र में विवाह का हो जाना, 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष की उम्र में विवाह का हो जाना। और कम उम्र में विवाह होने से लोगों का ना तो शारीरिक विकास हो पाता है, ना मानसिक विकास हो पाता है, ना वैचारिक विकास हो पाता है। तो भारतीय समाज की कुप्रथाओं में एक जो बाल विवाह प्रथा थी, बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने को लेकर सबसे पहले आवाज बुलंद करने का काम व्यक्तिगत तौर पर
ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था, व्यक्तिगत तौर पर ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया। लेकिन ईश्वरचंद विद्यासागर विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने को लेकर कानून का निर्माण नहीं करवा सके। ईश्वरचंद विद्यासागर विवाह की न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने को लेकर कानून का निर्माण नहीं करवा सके, कानून का निर्माण नहीं करवा सके। लेकिन आगे चलकर केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह प्रथा को लेकर अपनी बातें मुखरता से रखने का काम किया और केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने को लेकर 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। और नेटिव मैरिज एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह नहीं होना चाहिए। 14 वर्ष या उससे अधिक उम्र की लड़की का विवाह होना चाहिए। और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया और कहा गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों का विवाह नहीं होगा, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लड़कों का विवाह होगा। तो नेटिव मैरिज एक्ट के जरिए लड़की और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित किया गया। लड़की और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र को जो है नेटिव मैरिज एक्ट के जरिए जो है आपको निर्धारित किया गया। अब नेटिव मैरिज एक्ट के जरिए लड़की और लड़का के विवाह की न्यूनतम उम्र को निर्धारित कर दिया गया, कानून बन गया। लेकिन इस कानून का विरोध केशव चंद्र सेन ने ही कर दिया। केशव चंद्र सेन ने इस कानून का विरोध कैसे किया? तो केशव चंद्र सेन अपनी बेटी, अपनी मात्र 13 वर्षीय बेटी, केशव चंद्र सेन अपनी 13 वर्षीय बेटी का विवाह बंगाल के कूच बिहार के राजकुमार से किया। बंगाल में एक क्षेत्र आता है कूच बिहार, बंगाल के कूच बिहार के राजकुमार से केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय बेटी का विवाह किया, जबकि लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र है 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम उम्र 13 वर्ष में ही केशव चंद्र सेन अपनी बेटी का विवाह कर दिए। अर्थात उन्होंने जो नेटिव मैरिज एक्ट पारित करवाया जिसके तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष था, वह उसका उल्लंघन जो है आपको केशव चंद्र सेन ने ही कर दिया। और जब केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट का उल्लंघन किया तो इसी को लेकर भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ। इसी को लेकर भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ। और जब भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ तो एक नया ब्रह्म समाज बना जिसे कहा गया साधारण ब्रह्म समाज। एक नया ब्रह्म समाज बना जिसे कहा गया साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजन 1878 में हुआ। भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजन 1878 में हुआ और एक नया ब्रह्म समाज साधारण ब्रह्म समाज बना। और साधारण ब्रह्म समाज का संस्थापक माना जाता है आनंद मोहन बोस को। आनंद मोहन बोस को। तो इस प्रकार ब्रह्म समाज की अगर हम लोग बात करें तो उसमें पहली बार विभाजन 1866 में और ब्रह्म समाज में दूसरी बार विभाजन 1878 में। इसके बाद आप यहीं पर नेटिव मैरिज एक्ट को जाने हैं। यहीं पर जो है आप सम्मति आयु अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम या सहमति आयु अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम या सहमति आयु अधिनियम या सहमति आयु अधिनियम, आयु अधिनियम या अंग्रेजी में एज ऑफ कॉन्सेंट, एज ऑफ कॉन्सेंट, अंग्रेजी में एज ऑफ कॉन्सेंट, अंग्रेजी में एज ऑफ कॉन्सेंट। देखिए जो सम्मति आयु अधिनियम या सहमति आयु अधिनियम या अंग्रेजी में एज ऑफ कॉन्सेंट है, यह
पारसी समाज सुधारक, एक पारसी समाज सुधारक हुआ करते थे, उनका नाम था बहराम जी मालावारी। बहराम जी मालावारी, बहराम जी मालावारी। बहराम जी मालावारी के प्रयास से ही 1891 ईस्वी में, बहराम जी मालावारी के प्रयास से ही 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम या सहमति आयु अधिनियम या एज ऑफ कंसेंट आया। इस एक्ट के तहत लड़की के विवाह के न्यूनतम उम्र को 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया। इस एक्ट के तहत लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र को 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया। 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष ही बना रहा। और इस एक्ट के तहत लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र को घटा दिया गया। इस एक्ट के तहत जो लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र को घटा दिया गया, इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का विरोध किया। बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का विरोध किया। आगे चलकर भारतवर्ष में विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने को लेकर ही एक शारदा अधिनियम आया। भारतवर्ष में विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने को लेकर ही शारदा अधिनियम आया। शारदा अधिनियम आया। और शारदा अधिनियम की हम बात करें तो शारदा अधिनियम आया है 1929 में और यह लागू हुआ है 1930 में। शारदा अधिनियम आया है 1929 में और यह लागू हुआ है 1930 में। शारदा अधिनियम आया है 1929 में और यह लागू हुआ है 1930 में। देखिए, राजस्थान के एक शिक्षाविद थे, राजस्थान के एक शिक्षाविद थे, उनका नाम था आपको हरबिलास सारदा। राजस्थान के एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी, समाज सुधारक और शिक्षाविद थे, उनका नाम था हरबिलास सारदा। हरबिलास सारदा, जो हरबिलास सारदा थे, हरबिलास सारदा के प्रयास से ही शारदा अधिनियम 1929 में आया। और इस शारदा अधिनियम के तहत भी लड़की और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित किया गया। और शारदा अधिनियम के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया। और फिर यह अधिनियम आजादी के बाद भी, यह अधिनियम लागू 1930 में हुआ और आजादी के बाद भी अर्थात 1947 के बाद भी यह अधिनियम लागू रहा। आजादी के बाद भी भारत में लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रहा। लेकिन इस अधिनियम में संशोधन 1978 में हुआ। शारदा अधिनियम में संशोधन जो है आपको 1978 में हुआ। और जब शारदा अधिनियम में संशोधन 1978 में हुआ तो लड़की के विवाह के उम्र को, लड़की के विवाह के न्यूनतम उम्र को 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया। लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र को 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में। और आज भी भारत में लड़की और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष और 21 वर्ष ही है। और भारत का विधि आयोग यह कहा है कि लड़की और लड़का के विवाह के उम्र में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लड़की और लड़का के विवाह की उम्र में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि अगर लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है तो लड़का के विवाह का भी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष ही होनी चाहिए। या फिर अगर लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है तो लड़का के विवाह का भी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष ही होना चाहिए। 21 वर्ष ही होना चाहिए। समझे बात को? तो ये है शारदा अधिनियम। अब नीचे से लिखिए, नीचे से लिखिएगा
राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के समकालीन थे, अकबर द्वितीय के समकालीन थे। अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया। अकबर द्वितीय ने ही अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया। अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया। अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया। अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया। फुल स्टॉप। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। राजा राम मोहन राय का जन्म, राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। इनके पिता रमाकांत राय, इनके पिता रमाकांत राय, इनके पिता रमाकांत राय और माता तारिणी देवी थी। इनके पिता रमाकांत राय और माता तारिणी देवी थी। इनके पिता रमाकांत राय और माता तारिणी देवी थी। इनके पिता रमाकांत राय और माता तारिणी देवी थी। इनके पिता रमाकांत राय और माता तारिणी देवी थी। और माता तारिणी देवी थी। और माता तारिणी देवी थी। आगे लिखिएगा। राजा राम मोहन राय मुगल बादशाह, राजा राम मोहन राय मुगल बादशाह, राजा राम मोहन राय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, राजा राम मोहन राय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के पेंशन की पैरवी को लेकर, के पेंशन की पैरवी को लेकर, के पेंशन की पैरवी को लेकर लंदन गए हुए थे। लंदन गए हुए थे। लंदन गए हुए थे। उसी क्रम में सितंबर 1833 ईस्वी में, उसी क्रम में सितंबर 1833 ईस्वी में, उसी क्रम में सितंबर 1833 ईस्वी में, सितंबर 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल नामक शहर में, सितंबर 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल नामक शहर में, सितंबर 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल नामक शहर में
सितंबर 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल नामक शहर में राजा राम मोहन राय का निधन हो गया। 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 नेक्स्ट पॉइंट, राजा राम मोहन राय के निधन होने के बाद राजा राम मोहन राय के निधन होने के बाद राजा राम मोहन राय के निधन होने के बाद ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के निधन होने के बाद ब्रह्म समाज के नेतृत्व को रामचंद्र विद्या बागीश ने रामचंद्र विद्या बागीश ने रामचंद्र विद्या बागीश ने रामचंद्र विद्या बागीश ने संभाला। रामचंद्र विद्या बागीश ने संभाला। रामचंद्र विद्या बागीश ने संभाला। लेकिन आगे चलकर लेकिन आगे चलकर लेकिन आगे चलकर ब्रह्म समाज के नेतृत्व को 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 देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। लेकिन आगे चलकर ब्रह्म समाज के नेतृत्व को लेकिन आगे चलकर ब्रह्म समाज के नेतृत्व को देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। लेकिन आगे चलकर ब्रह्म समाज के नेतृत्व को देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। नेक्स्ट पॉइंट, देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में शामिल किया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में शामिल किया। ब्रह्म समाज में शामिल किया। ब्रह्म समाज में शामिल किया और उन्हें आचार्य की उपाधि प्रदान की। आचार्य और उन्हें आचार्य की उपाधि प्रदान की 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 और उन्हें आचार्य की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट पॉइंट, देवेंद्रनाथ टैगोर ने देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में
देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में 1839, देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा नामक तत्वबोधिनी सभा नामक संगठन की स्थापना किया, तत्वबोधिनी सभा नामक संगठन की स्थापना किया, तत्वबोधिनी सभा नामक संगठन की स्थापना किया, तत्वबोधिनी सभा नामक संगठन की स्थापना किया। इस संगठन को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने 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 तत्वबोधिनी नामक पत्रिका भी निकाला, तत्वबोधिनी नामक पत्रिका भी निकाला, तत्वबोधिनी नामक पत्रिका भी निकाला, तत्वबोधिनी नामक पत्रिका भी निकाला। नेक्स्ट पॉइंट, देवेंद्र नाथ टैगोर देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज को 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 सीमित रखना चाहता था, सीमित रखना चाहता था, लेकिन केशव चंद्र सेन लेकिन केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को लेकिन केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को विस्तारित करना चाहता था, विस्तारित करना चाहता था, लेकिन केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को विस्तारित करना चाहता था, लेकिन केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को विस्तारित करना चाहता था, लेकिन केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को विस्तारित करना चाहता था, लेकिन केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को विस्तारित करना चाहता था, विस्तारित करना चाहता था। इन्हीं बातों को लेकर इन्हीं बातों को लेकर इन्हीं बातों को लेकर इन्हीं बातों को लेकर दोनों में मतभेद हो गया, इन्हीं बातों को लेकर दोनों में मतभेद हो गया, इन्हीं बातों को लेकर दोनों में मतभेद हो गया। इन्हीं बातों को लेकर दोनों में मतभेद हो गया, दोनों में मतभेद हो गया। और फिर 1866 ईस्वी में और फिर 1866 ईस्वी में और फिर 1866 ईस्वी में 1866 और फिर 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज में और फिर 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज में और फिर 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज में पहली बार फूट पड़ गई,
1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज में पहली बार फूट पड़ गई। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज में पहली बार फूट पड़ गई। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज में पहली बार फूट पड़ गई। ब्रह्म समाज दो भागों में विभक्त हो गया। फूट पड़ गई, फुल स्टॉप। उसी में ब्रह्म समाज दो भागों में विभक्त हो गया। ब्रह्म समाज दो भागों में विभक्त हो गया। ब्रह्म समाज दो भागों में विभक्त हो गया, जिसमें एक भारतीय ब्रह्म समाज, जिसमें एक भारतीय ब्रह्म समाज, जिसमें एक भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा आदि ब्रह्म समाज कहलाया। जिसमें एक भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा आदि ब्रह्म समाज कहलाया। जिसमें एक भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा आदि ब्रह्म समाज कहलाया। जिसमें एक भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा आदि ब्रह्म समाज कहलाया। जिसमें एक भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा आदि ब्रह्म समाज कहलाया। जिसमें एक भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा आदि ब्रह्म समाज कहलाया। जिसमें एक भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा आदि ब्रह्म समाज कहलाया। आदि ब्रह्म समाज कहलाया, फुल स्टॉप। उसी में भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व 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 केशव चंद्र सेन कर रहे थे। भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन कर रहे थे। भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन कर रहे थे। तो वहीं आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। आगे चलकर ब्रह्म समाज में दूसरी बार विभाजन। 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 1878 ईस्वी में हुआ। 1878 ईस्वी में हुआ। और फिर साधारण ब्रह्म समाज अस्तित्व में आया। 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 और फिर साधारण ब्रह्म समाज अस्तित्व में आया, जिसके संस्थापक आनंद मोहन बोस, जिसके संस्थापक आनंद मोहन बोस को माना जाता है। जिसके संस्थापक आनंद मोहन बोस को माना जाता है। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा, बाल विवाह प्रथा। बाल विवाह प्रथा। बाल विवाह प्रथा। आगे हेडिंग मारिएगा, बाल विवाह प्रथा, डैश देकर।
छोटे उम्र, छोटे उम्र, छोटे उम्र जैसे 5 बरस, 8 बरस, छोटे उम्र जैसे 5 बरस, 8 बरस, 10 वर्ष, छोटे उम्र जैसे 5 बरस, 8 बरस, 10 बरस में लड़की और लड़का का विवाह हो जाना, लड़की और लड़का का विवाह हो जाना, लड़की और लड़का का विवाह हो जाना, लड़की और लड़का का विवाह हो जाना ही बाल विवाह प्रथा कहलाता है। बाल विवाह प्रथा कहलाता है। बाल विवाह प्रथा कहलाता है। इसके कारण लड़की और लड़का का, इसके कारण लड़की और लड़का का, इसके कारण लड़की और लड़का का शारीरिक 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 और शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है। शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है। यह भी अपने आप में, यह भी अपने आप में, यह भी अपने आप में एक कुप्रथा, यह भी अपने आप में एक कुप्रथा ही है। यह भी अपने आप में एक कुप्रथा ही है। इस प्रथा पर रोक लगाने, इस प्रथा पर रोक लगाने और विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने को लेकर, और विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने को लेकर, और विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने को लेकर और विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने को लेकर अंग्रेजों द्वारा कुछ एक्ट पारित किए गए हैं। अंग्रेजों द्वारा कुछ एक्ट पारित किए गए हैं जो निम्न है। अंग्रेजों द्वारा कुछ एक्ट पारित किए गए हैं जो निम्न है। अंग्रेजों द्वारा कुछ एक्ट पारित किए गए हैं जो निम्न है, जो निम्न है। एक नंबर में नेटिव मैरिज एक्ट, एक नंबर में नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, एक नंबर में नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट डैश दे करके भारतीय समाज सुधारक भारतीय समाज सुधारक केशव चंद्र सेन के प्रयास से, भारतीय समाज सुधारक केशव चंद्र सेन के प्रयास से
भारतीय समाज सुधारक केशव चंद्र सेन के प्रयास से 1872 ईस्वी में 1872 ईस्वी में 1872 ईस्वी में यह एक्ट पारित हुआ। 1872 ईस्वी में यह एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट में लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र इस एक्ट में लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष 14 वर्ष और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया। और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया। और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया। इस एक्ट का उल्लंघन केशव चंद्र सेन ने किया। इस एक्ट का उल्लंघन केशव चंद्र सेन ने किया। उन्होंने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह, देखिए कुछ बुक 12 वर्ष लिखता है, कुछ बुक 13 वर्ष लिखता है, ठीक है, यहां पर कंफ्यूजन में मत जाइएगा। कुछ बुक 12 वर्ष लिखता है, कुछ बुक 13 वर्ष लिखता है। उन्होंने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार उन्होंने अपने 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजकुमार से किया। यही कारण है कि ब्रह्म समाज में दूसरी बार विभाजन हुआ है। यही कारण है कि ब्रह्म समाज में दूसरी बार विभाजन हुआ है। यही कारण है कि ब्रह्म समाज में दूसरी बार विभाजन हुआ है। यही कारण है कि ब्रह्म समाज में दूसरी बार विभाजन हुआ है। चलिए, नेटिव मैरिज एक्ट के बाद आगे हेडिंग मारिए, सम्मति आयु अधिनियम या सहमति आयु अधिनियम या अंग्रेजी में एज ऑफ कॉन्सेंट। बोर्ड पे लिखा हुआ है सम्मति आयु अधिनियम या सहमति आयु अधिनियम। हेडिंग मारिए। लिखिए,
महाराष्ट्र के समाज सुधारक महाराष्ट्र के समाज सुधारक बहराम जी मालावाड़ी। बहराम जी मालावाड़ी। महाराष्ट्र के समाज सुधारक बहराम जी मालावाड़ी के प्रयास से बहराम जी मालावाड़ी के प्रयास से महाराष्ट्र के समाज सुधारक बहराम जी मालावाड़ी के प्रयास से 1891 ईस्वी में यह एक्ट पारित हुआ। यह एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के तहत लड़की के विवाह के न्यूनतम उम्र को इस एक्ट के तहत लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र को 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया। 12 वर्ष कर दिया गया, जिस कारण 12 वर्ष कर दिया गया, जिस कारण इस अधिनियम का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया। जिस कारण इस अधिनियम का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया। इस अधिनियम का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया। बाल गंगाधर तिलक ने किया। आगे हेडिंग मारिएगा, शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम। आगे हेडिंग मारिएगा, शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम। राजस्थान के समाज सुधारक हरबिलास शारदा। लिखना पड़ेगा। राजस्थान के समाज सुधारक हरबिलास शारदा के प्रयास से
राजस्थान के समाज सुधारक हरबिलास शारदा के प्रयास से यह अधिनियम 1929 ईस्वी में पारित हुआ। यह अधिनियम 1929 ईस्वी में पारित हुआ। यह अधिनियम 1929 ईस्वी में पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया। यह अधिनियम लागू 1 अप्रैल 1930 ईस्वी से हुआ है। यह अधिनियम लागू 1 अप्रैल 1930 ईस्वी से हुआ है। यह अधिनियम लागू 1 अप्रैल 1930 ईस्वी से हुआ है। यह अधिनियम लागू 1 अप्रैल 1930 ईस्वी से हुआ है। यह अधिनियम लागू 1 अप्रैल 1930 ईस्वी से हुआ है। यह अधिनियम लागू 1 अप्रैल 1930 ईस्वी से हुआ है। आजादी के बाद इस अधिनियम में संशोधन आजादी के बाद इस अधिनियम में संशोधन 1978 ईस्वी में आजादी के बाद इस अधिनियम में संशोधन 1978 ईस्वी में हुए हैं। आजादी के बाद इस अधिनियम में संशोधन 1978 ईस्वी में हुए हैं, जिसके तहत लड़की के विवाह के उम्र को जिसके तहत लड़की के विवाह के उम्र को 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष कर दिया गया और लड़का के विवाह के उम्र को और लड़का के विवाह के उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। चलिए, जितना समझाए थे उतना लिखा दिए। अब बाल विवाह से ही संबंधित है एक रखमाबाई मुकदमा। तो रखमाबाई मुकदमा क्या है, इस बात को हम लोग समझते हैं। और रखमाबाई मुकदमा से जो है प्रश्न पूछ भी दिया गया है। तो रखमाबाई मुकदमा को जो है हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। आइए बोर्ड पे। बाल विवाह से ही संबंधित यह मुकदमा है, तो इसी वजह से यहीं पर समझना ज्यादा बेटर है।
रखमा बाई मुकदमा, मुकदमा यानी केस। यह केस 1884-85 से संबंध 1884-85 ईस्वी में आया है, उसी से संबंधित है रखमाबाई मुकदमा 1884। देखिए रखमाबाई का नाम भारत के प्रारंभिक डॉक्टरों में लिया जाता, भारत के प्रारंभिक महिला डॉक्टरों में लिया जाता है। रखमाबाई का नाम भारत के प्रारंभिक महिला डॉक्टरों में लिया जाता है। एक प्रकार से कहिए महिला डॉक्टर थी ये। रखमाबाई का विवाह 10 वर्ष समथिंग माह या 11 वर्ष मान लीजिए, रखमाबाई का विवाह 10-11 वर्ष के उम्र में हुआ। रखमाबाई का विवाह कम उम्र में दादाजी भिखाजी के साथ हुआ। व्यक्ति का नाम था दादाजी भिखाजी। रखमाबाई महिला का नाम है और इनका विवाह दादाजी भिखाजी के साथ हुआ, मतलब इनके पति का नाम था दादाजी भिखाजी। दादाजी भिखाजी, भिखाजी इनके पति का नाम था। रखमाबाई का विवाह जब कम उम्र में दादाजी भिखाजी के साथ हुआ तो रखमाबाई अपने ससुराल नहीं गई, बल्कि अपने मायके में ही अपने मां के साथ रही। उस समय होता क्या था, उस समय मतलब आज से अगर आप 2000 ईस्वी से पहले अगर आप चले जाएंगे, 2000 ईस्वी से पहले अगर आप चले जाएंगे तो 2000 ईस्वी से पहले भी 1999, 1998, 1997, 2000 ईस्वी से पहले भी अगर आप चले जाएंगे, शादी होता था पहले, और शादी के बाद, शादी के 1 साल बाद या 2 साल बाद आपको हम लोग के तरफ कहा जाता है दुरागमन होता था। दुरागमन, समझ गए? और उसमें होता क्या था कि फिर से लड़का पक्ष वाला लड़का के साथ, कुछ बाराती के साथ लड़की के घर जाता था और एक दिन संभवतः रहता था और फिर उधर से जो है अगले दिन वापस लौट जाता था। और उसमें लड़की के पिता लड़की को सामान देता था, मुख्य तौर पर रहने के लिए, जैसे पलंग हो गया, जैसे आपको जो भी है सामान, ये होता था। तो शुरू में तो दादाजी भिखाजी को यह लगा कि शादी हुआ है, कुछ दिन के बाद आ ही जाएगी, लेकिन कई वर्ष गुजर गए और रखमाबाई दादाजी भिखाजी के पास नहीं गई और जाने से इनकार कर दी, मना कर दी। तो दादाजी भिखाजी अपनी पत्नी रखमाबाई पर केस कर दिए। हल्ला मत कीजिए, फिर नहीं समझाएंगे हम। आप गूगल पे सर्च मारिएगा रखमाबाई मुकदमा और देखिएगा क्वेश्चन मिल जाएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझिए आराम से, और नहीं तो हल्ले करते रहिए, समझे? तो रखमाबाई का विवाह जब दादाजी भिखाजी के साथ काफी कम उम्र में हुआ तो रखमाबाई अपने मां के पास ही रही और ये अपने हस्बैंड के पास नहीं गई। कई वर्ष गुजरने के बाद जब रखमाबाई दादाजी भिखाजी के साथ दादाजी भिखाजी के पास नहीं गई तो उनके पति दादाजी भिखाजी ने रखमाबाई के ऊपर मुकदमा कर दिया और वही मुकदमा या वही केस कहलाता है रखमाबाई मुकदमा। इस मुकदमा की सुनवाई ब्रिटिश काल में ब्रिटिश न्यायालय में हुआ। ब्रिटिश न्यायालय ने जजमेंट
दादाजी भिखाजी के पक्ष में दिया, दादाजी भिखाजी के पक्ष में दिया। और न्यायालय ने यह कहा कि अगर विवाह हुआ है तो दादाजी भिखाजी को दाम्पत्य जीवन जीने का अधिकार है, और इसीलिए रखमाबाई को दादाजी भिखाजी के साथ रहना पड़ेगा। तो न्यायालय ने तो निर्णय दादाजी भिखाजी के समर्थन में दिया। इसके बाद रखमाबाई ब्रिटेन के महारानी से अपील की कि उनका विवाह छोटे उम्र में हुआ है और वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती है, उनके विवाह को निरस्त कर दिया जाए। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया स्वयं महिला थी, महिला के दर्द को वो समझती थी, और फिर ब्रिटेन की महारानी ने रखमाबाई और दादाजी भिखाजी के विवाह को निरस्त कर दी, समाप्त कर दी। फिर दोनों अपना अलग अलग रहने लगा। जब विवाह ही निरस्त हो गया तो फिर दोनों अलग अलग हो गया। और फिर यही मुकदमा रखमाबाई मुकदमा ही 1891 के सम्मति आयु अधिनियम या सहमति आयु अधिनियम या एज ऑफ कंसेंट का आधार बना। और इसी मुकदमा के वजह से 1891 ईस्वी में जब सहमति आयु अधिनियम पारित हुआ तो लड़की के विवाह की उम्र को थोड़ा कम कर दिया गया, 14 से घटाकर 12 कर दिया गया, 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया। यही अधिनियम 1891 के सम्मति आयु अधिनियम या सहमति आयु अधिनियम का एक आधार बना है। क्या बना है? आधार। तो नीचे से हेडिंग मारिएगा, रखमाबाई मुकदमा 1884। रखमाबाई मुकदमा 1884, रखमाबाई मुकदमा 1884, रखमाबाई मुकदमा 1884 लिखिएगा। रखमाबाई का नाम ब्रिटिश काल के दौरान रखमाबाई का नाम ब्रिटिश काल के दौरान भारत के प्रारंभिक महिला डॉक्टरों में लिया जाता है। भारत के प्रारंभिक महिला डॉक्टरों में लिया जाता है। इनका विवाह काफी कम उम्र में दादाजी भिखाजी के साथ, इनका विवाह काफी कम उम्र में दादाजी भिखाजी के साथ हुआ। रखमाबाई अपनी माता के घर रही। रखमाबाई अपनी माता के घर रही। वो अपने
पति के पास, वो अपने पति के पास नहीं गई, वो अपने पति के पास नहीं गई, जिस कारण वो अपने पति के पास नहीं गई, जिस कारण उनके पति दादाजी भिखाजी ने, जिस कारण उनके पति दादाजी भिखाजी ने रखमाबाई पर मुकदमा कर दिया। दादाजी भिखाजी ने रखमाबाई पर मुकदमा कर दिया। यही केस रखमाबाई मुकदमा कहलाता है। 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 रखमाबाई मुकदमा कहलाता है। इस केस में न्यायालय ने निर्णय दादाजी भिखाजी, इस केस में न्यायालय ने निर्णय दादाजी भिखाजी के पक्ष में दिया। इस केस में न्यायालय ने निर्णय दादाजी भिखाजी के पक्ष में दिया। फुल स्टॉप। निर्णय के बाद रखमाबाई ब्रिटेन की रानी से विवाह को निरस्त करने को लेकर, ब्रिटेन की रानी से विवाह को निरस्त करने को लेकर, ब्रिटेन की रानी से विवाह को निरस्त करने को लेकर गुहार लगाई। और फिर रखमाबाई के अपील पर ब्रिटेन की महारानी ने रखमाबाई और दादाजी भिखाजी के विवाह को निरस्त कर दी। ब्रिटेन की महारानी ने रखमाबाई और दादाजी भिखाजी के विवाह को निरस्त कर दी। ब्रिटेन की महारानी ने रखमाबाई और दादाजी भिखाजी के विवाह को निरस्त कर दी। चलिए, जितना समझा है लिखा है पढ़िए तो। जितना समझा है लिखा है पढ़िए। पढ़िए जल्दी, पढ़िए जल्दी, पढ़िए। दांत निकाल रहे हैं, पढ़िए। लड़का कहाँ गया? लड़का रे, मुंह तोड़ देंगे हम।
निकल रहा है। पढ़िए जल्दी, याद करवाएंगे। पढ़िए जल्दी, है ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी पढ़िए, पढ़िए जल्दी। पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए? नहीं पढ़े तो पढ़िए जल्दी, पढ़िए। पढ़ लिए? है दीजिए तो कॉपी है हीरो। है आइए, आइए मुंह ऊपर कीजिए। बताइए, राजा राम मोहन राय किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? अकबर। राजा राम मोहन राय किस मुगल बादशाह के समकालीन? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी है? अकबर। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ है? 1700। उनके पिता कौन थे? रामाकांत राय। माता? कौन ऐसे भारतीय समाज सुधारक है जिनका निधन भारत से बाहर हुआ है? राजा राम। कब हुआ इनका निधन? कहां हुआ है? लंदन के। आगे बताइएगा, राजा राम मोहन राय के निधन होने के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? रामचंद्र विद्या। राजा राम मोहन राय के निधन होने के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? रामचंद्र विद्या बागी। आगे चलकर ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन संभाला? देवेंद्रनाथ टैगोर। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में शामिल किसने किया? देवेंद्रनाथ। तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की है? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधनी सभा की स्थापना कब की? तत्वबोधनी पत्रिका कौन निकाला है? देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन कब हुआ है? 1800। ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन कब हुआ है? भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व करता कौन था? केशव चंद्र।
आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व करता देवेंद्रनाथ। ब्रह्म समाज में दूसरी बार विभाजन कब हुआ? 1800। साधारण ब्रह्म समाज का संस्थापक किसे माना जाता? आनंद मोहन। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ है? 1800। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ है? किसके प्रयास से पारित हुआ है? किसके प्रयास से? किसके प्रयास से? नेटिव मैरिज एक्ट के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र कितना बरस? लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र। इस एक्ट का विरोध क्या केशव चंद्र सेन ने किया था? और यही घटना ब्रह्म समाज में दूसरी बार विभाजन का कारण बना। सम्मति आयु अधिनियम या सहमति आयु अधिनियम कब पारित हुआ है? किसके प्रयास से? बहराम जी मालाबारी। सम्मति आयु अधिनियम किसके प्रयास से पारित हुआ है? बहराम जी मालाबारी। इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह की उम्र को 14 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष? 14 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष? सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। शारदा अधिनियम कब पारित हुआ है? 1900। लागू कब हुआ है? 1900। शारदा अधिनियम के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र? लड़का। शारदा अधिनियम में आजादी के बाद संशोधन कब हुआ है? 1900। और इसके तहत लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र को 14 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया? और लड़का के विवाह की उम्र को 18 से बढ़ाकर। रखमाबाई मुकदमा कब आए? इस मुकदमा का संबंध बाल विवाह प्रथा से है। इस मुकदमा का संबंध कौन प्रथा से? और दाम्पत्य जीवन के अधिकार से है। इस मुकदमा का संबंध बाल विवाह प्रथा और दाम्पत्य जीवन के अधिकार से। चलिए, इतना बात याद हो गया। इससे आगे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा।